Hey guys, welcome back to the concepts. अब तक हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखना और उसे बैलेंस करना चेक किया, है ना। उसके हमने एक आध दो एग्जाम्पल्स चेक किए। हमने देखा कि हम किस प्रकार एक केमिकल इक्वेशन में LHS और RHS में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को कंपेयर करते हैं और उन्हें इक्वल करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। ये हमने अब तक किया है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने क्या किया है। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और कुछ प्री नॉलेज होना चाहिए, पहले से कुछ आपको पता होना चाहिए। जब भी आप केमिकल इक्वेशन बनाएंगे क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमने स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन चेक करें तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन है कि द केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल change of a chemical reaction, okay, with the help of formulas and symbols. इसका मतलब है आपको सिंबल और फॉर्मूले पहले से आने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए आयरन का सिंबल Fe है। Fe किसका सिंबल है? आयरन का। आपको पता होना चाहिए कि O ऑक्सीजन को कहते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स जो आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा आप लोगों को कुछ कंपाउंड के, कुछ एसिड के, कुछ बेसिस के फॉर्मूले वो अगर नहीं भी आपको आते हैं तो भरोसा रखिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो आने लगेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर। ओके, नाउ तो स्टेप 1 क्या होता था? सबसे पहले हमें एक केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में गिवन है, हमने उसे फॉर्मूलेज में लिख लिया। ठीक है, जैसे हमें एक इक्वेशन गिवन है, मैं यहां लिखता हूं। जैसे ये हमको प्रॉब्लम दे दिया गया कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स। स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है भाई रिएक्शन? हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, स्टीम मतलब भाप, टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अब हमें इसमें ये पता चलता है कि आयरन मेटल है वो स्टीम से रिएक्ट हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? आयरन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो अब अगर हमें ये रिएक्शन को वर्ड्स में पता है, वर्ड्स में तो सामने लिखी हुई है, इसे ना हमें लिखना है केमिकल रिप्रेजेंटेशन करके केमिकल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो गाइज इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरन मेटल का सिंबल होता है Fe। तो चलो Fe तो मिल गया हमको, पर ये आयरन ऑक्साइड और ये 2,3 ये सब क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो आयरन जो होता है उसका वैलेंसी कभी कभी 2 होता है और कभी कभी 3 होता है। ठीक है, तो अब एक आयरन Fe जिसका वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा FeO। एंड व्हाट इज दिस FeO? दिस FeO इज कॉल्ड एज आयरन 2 ऑक्साइड। ओके, आप लिख के रख लीजिए। दिस FeO मीन्स आयरन 2 ऑक्साइड। इसे हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब कभी कभी Fe का वैलेंसी 3 भी हो सकता है। Fe का वैलेंसी 3 और O का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमें मिलेगा Fe2O3। तो हमें मिलेगा Fe2O3। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड और इसी का दूसरा नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब नोट करके रख रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो तीसरे टाइप का हमारा
आयरन ऑक्साइड होता है। ये सब क्या है? आयरन ऑक्साइड है। अलग अलग कंडीशंस में आयरन अलग अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। और तीसरा वाला जो होता है वो होता है इन दोनों का मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, और इसमें ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो अब मुझे बताइए इन तीनों में से हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है? इन दोनों का मिक्सचर, ये फॉर्म हो रहा है। तो हमें इसका फॉर्मूला मिल गया कि इस आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe3O4। अगर आयरन 2 ऑक्साइड बोला होता तो ये फॉर्मूला होता, आयरन 3 ऑक्साइड बोला होता तो Fe2O3। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए हमें इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टेप 1, इसे सॉल्व करने का स्टेप 1 क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करने का स्टेप 1 हो जाएगा कि हम इसे इस रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखें, ठीक है। देखिए मैं स्टेप 1 लिख के बता रहा हूं। क्या है? सबसे पहले राइट द इक्वेशन इन वर्ड इक्वेशन, इन वर्ड फॉर्म, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखिए। देखिए हीटेड आयरन मेटल, मतलब आयरन मेटल प्लस स्टीम से हमें क्या मिल रहा है? आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया? हमने इस इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को इन्हें इनके सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना है, इनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम, अब मुझे बताइए स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम का मतलब होता है भाप। भाप कैसे बनता है? वाटर से। तो स्टीम का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? वही जो वाटर का फॉर्मूला है। याद रखिए, देखिए स्टीम मतलब वाटर। तो आयरन मेटल हो जाएगा Fe प्लस H2O गिव्स, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा Fe2O3 नहीं, Fe3O4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन मीन्स H2। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमने इस केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन से हटा के स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ला लिया है। कौन सा केमिकल इक्वेशन? स्केलेटल। याद रखिए ऊपर वाला वर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इसलिए हम इसे वर्ड इक्वेशन भी कहेंगे। और जब हमने इनके सिंबल्स को इनके फॉर्मूलेस के टर्म्स में इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया तो हम इसे स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। पर ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। और हम कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता है। तो आइए उस प्रोसेस को एक और बार रिपीट करते हैं और चेक करते हैं कि अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर देंगे, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। सो गाइज वी नो दैट एवरी केमिकल इक्वेशन follows conservation of mass, and to verify the conservation of mass we balance the equation। हमारा कहना यह है कि जितना Fe लगा है रिएक्टेंट में उतना ही Fe कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्ट में, ना ज्यादा ना कम। और इसीलिए अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक एक करके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ Fe एटम्स, पहला एटम Fe, तो यहाँ नहीं लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ Fe एटम्स, ओके।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मैं लिखता हूँ इन रिएक्टेंट्स और मैं यहाँ लिखता हूँ इन प्रोडक्ट्स। इसे LHS RHS भी आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ Fe के बाद क्या है H, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब हम चेक करते हैं, मुझे बताइए Fe के रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट हुआ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाले प्रोडक्ट हो गए, तो रिएक्टेंट में Fe के एटम्स कितने हैं बताइए, 1, सो 1। अब सिमिलरली H के कितने एटम्स हैं, देखिए H के 2 है और O के कितने हैं, 1। इसी प्रकार अब हम प्रोडक्ट में आते हैं। Fe के कितने हैं, Fe के साथ 3 और O के साथ 4 और H के साथ 2। देखिए मैं बरोबर लिख रहा हूं क्या, O के साथ 4 एटम्स जुड़े हुए हैं और H के साथ 2। तो ये हमने अब सारे के सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में निकाल लिए। अब हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल है क्या, तो हम देखते हैं एक भी इक्वल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन इक्वल है 2 और 2, ना Fe इक्वल है और ना ऑक्सीजन इक्वल है, ठीक है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि अब हमें क्या करना है ना। तो अब हम Fe को भी बैलेंस कर सकते हैं और O को भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। O को बैलेंस करने के लिए अब आप ये भी सोच सकते हैं मैं पहले Fe को करूं या पहले ऑक्सीजन को करूं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले Fe को करिए या पहले ऑक्सीजन को करिए। चलिए हम पहले Fe को करते हैं। अब देखो Fe को रिएक्टेंट में मुझे 1 से 3 बनाना है, तो मुझे 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 Fe किधर है, इधर है, मैं इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब आप चेक करिए, आपने ये वाला टेबल बना लिया ना, अब आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि नाउ Fe इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। या आपने ऐसा नहीं भी बताया तो आप इसके नीचे क्या करें, ऐसा यहां ना लिखें, इसके नीचे इसी इक्वेशन को ऐसे लिखें, 3Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब आपने इससे ये बनाया। अब आपने देखा यहां पर हमने किसे बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। आयरन को बैलेंस करने के लिए 1 को 3 बनाना है, 3 को 1 तो नहीं बना सकते, तो 1 को हमने 3 बनाना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इस Fe को यहां पर, और इस इक्वेशन को दोबारा यहां लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और इसके बाद ऐसा टेबल बनाएंगे, इसके बाद हम सेम एक ऐसा टेबल बनाएंगे। देखिए मैं बनाकर बताता हूं। अब जो हमने इक्वेशन यहां लिखा था वो मैंने यहां लिख लिया है, 3Fe plus H2O। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको यहां भरते हैं। तो मुझे बताइए Fe के कितने एटम हो गए रिएक्टेंट में, 3, और यहां पर भी 3। H के कितने एटम हो गए, 2, O1। Fe के 3 प्रोडक्ट में, H के 2 प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन के 4 प्रोडक्ट में। अब हम देख रहे हैं कि 3-3 बैलेंस हो गया। अरे वाह, हाइड्रोजन बैलेंस है, मतलब हमने जब Fe को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का कैलकुलेशन खराब नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, ये 1 को क्या बनाना है, 4 बनाना है। यस, इट इज वेरी इजी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, जी हाँ, दैट्स इट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किधर, रिएक्टेंट वाले साइड में। देखिए कहाँ मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट वाले साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। रिएक्टेंट वाले साइड में किसको,
ऑक्सीजन को। तो रिएक्टेंट वाले साइड में ऑक्सीजन को ढूंढो, ये रहा ऑक्सीजन। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। पर ऑक्सीजन अकेला नहीं है, उसके साथ H2 भी है। मैं यहां पे अगर 4 लिख दूं, ठीक है, तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? अब मैं अगला स्टेप यहाँ पे 4 लिखूंगा और इस पूरे इक्वेशन को दोबारा यहाँ अच्छे से लिखूंगा ऐसे। 3Fe प्लस में कितना लिखना चाहता हूँ? 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। ये टेबल इसके लिए था, इसके लिए अब नया टेबल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो नया टेबल हम बनाएंगे उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या कैलकुलेशंस इक्वल आ रहे हैं। तो अब हमने ये नीचे वाला इक्वेशन लाया, ठीक है, यहाँ 4 ऐड किया था। तो अब हम इसके हिसाब से रिएक्टेंट में FeH और O देखते हैं। रिएक्टेंट में Fe है 3, H के एटम्स है 4 2 देखिए 4 इंटू 2 8, कैसे 4 इंटू 2 8, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए? 4। प्रोडक्ट साइड में Fe के एटम्स कितने हैं? 3, O के एटम्स हैं 4, O के एटम्स 4 और H के एटम्स 2। चलो अब हमारा O तो बैलेंस हो गया, पर O को बैलेंस करने के चक्कर में H फिर से इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं 2 को 8 बनाऊं या 8 को 2 बनाऊं? आप कहेंगे सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 बना दीजिए। तो चलिए, अब ये 2 कहाँ पर? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से, ताकि ये 2 8 बन जाए। तो किसे किसे मल्टीप्लाई करना है? हाइड्रोजन वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन वाला ये रहा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट में देख रहा हूँ इसलिए मैं एरो के बाद में देख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट में मुझे 2 को 8 बनाना है, तो प्रोडक्ट में आ गया मैं, और ये 2 किसके सामने? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पहुंच गया। इसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 हो जाएगा। मैं इक्वेशन को कैसे लिखूंगा फिर? मैं ऐसे लिखूंगा 3Fe प्लस 4H2O gives Fe2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये हमारा नया इक्वेशन आ गया इस H को बैलेंस करने के चक्कर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने ये टेबल बनाया, अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, और हम तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सब इक्वल ना हो जाए। अब चेक करो, आप बताओ, Fe के रिएक्टेंट में 3 है, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट आई होप this side and product is this side, and I hope whenever I say reactant, whenever I say product, you are aware about which side am I talking. Okay, now H reactant 4 2s are 8, O कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 into 4 4 है ना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके, Fe के 3 कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 into 3 3, O के कितने हो गए? 4, H 2 into 4 8। Now as you can see that every element has been equated on the reactant as well as the product side, and now this is the final equation. Okay, now you can count the number of elements on both the sides, you will find it equal. So guys, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, पर अभी भी इसमें हमारे 1 मार्क कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इन सबके फिजिकल स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो मुझे बताइए, ये आयरन मेटल है, आयरन मेटल क्या में रहेगा? हमेशा सॉलिड है, तो ये सॉलिड,
Now this is not water, this is steam. Steam is gas. Fe3O4, this is oxide, this is iron oxide. And what do you think, iron oxide कैसा रहता, बताइए? सॉलिड ही रहेगा, ऑक्साइड मतलब सॉलिड, रिमेंबर. And hydrogen is a gas. And this is the final equation of that question. And मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोगों को कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के पहले केमिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसी के साथ सिंबल्स याद होने चाहिए. ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम अभी आपने चेक किया ये आपके NCERT एक्सरसाइज का ही है. ठीक है, आई होप आपने इसे नोट करके रख लिया है. और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज की. सो आई होप कहीं मत जाइए और कनेक्टेड रहिए. नमस्कार.